आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यह करके यहां पर गणेश निबे ने दिखा दिया है। और जो कुछ भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, यहां आने के पहले मुझे अनुमान नहीं था, और मेरा विश्वास पक्का हुआ है जो भारत कभी वेपन्स के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज यदि मैं आया हूं, सबसे पहले मैं शिरडी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि से एक नए युग के इस शंखनाद के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसे मैं नए युग का शंखनाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक गोल्डन चैप्टर लिखा जा रहा है। साथियों, मैं निबे ग्रुप को, यहां उपस्थित आप सभी गणमान्य जनों को और पूरे देश को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को भी बधाई देता हूं। जब से श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है, यह प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। स्वयं गणेश निबे ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि यह यूनिट यहां पर स्टैब्लिश करने में किस प्रकार का सहयोग यहां के चीफ मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने किया है। मैं इसके लिए यहां के चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, शांति और स्थिरता के इस माहौल ने महाराष्ट्र को विकास की एक नई ऊंचाइयां दी हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई माइलस्टोन्स वाला यह कार्यक्रम है। पहला तो यह कि आर्टिलरी शेल्स बनाने के एक आधुनिक कारखाने का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 5 लाख शेल्स बनाने की है। 5 लाख शेल्स एक साल में बनाने की क्षमता इस फैक्ट्री की है। दूसरा, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से जुड़े मिसाइल कॉम्प्लेक्स की भी यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। और तीसरा, ब्लैक स्काई के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो सैटेलाइट असेंबलिंग की दिशा में हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, इसके अलावा 15 टन पर डे की क्षमता वाला रिन्यूएबल बायो एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी यहां स्थापित हो रहा है, जो स्वदेशी पेटेंट टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित है। यानी धरती से लेकर आकाश तक, आर्टिलरी शेल से लेकर सैटेलाइट तक, आज का दिन हमारे पूरे रक्षा और अंतरिक्ष इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। साथियों, जब भी हम सैन्य तैयारियों की बात करते हैं तो आमतौर पर बंदूक, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट की चर्चा होती है, लेकिन जिस प्रकार एक वॉरियर के लिए, एक योद्धा के लिए उसका अस्त्र महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका गोला बारूद भी होता है। आज जिस प्लांट का यहां पर उद्घाटन हो रहा है, यह एडवांस एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स और आधुनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित होगा। यह प्लांट निश्चित रूप से हमारे जो सशस्त्र बल हैं, हमारी जो आर्मी है, उसकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, हमारी रक्षा उद्योग आज इस स्थिति में है, उसके लिए हमने लंबी यात्रा अब तक की तय की है। यदि हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो हम सभी जानते हैं कि आजादी से पहले ही हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भारत के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक योगदान को अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले गए, तो हमारा ध्यान प्रायः
कपास, मसाले या चाय पर जाता है। किंतु एक और बेहद महत्वपूर्ण जो कच्चा माल था वह पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा जिसे हम बोलते हैं, और यह वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने में किया जाता है। भारत में उस समय सोरा का बड़ा भंडार पाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत की थी। सदियों पहले भी हमारी धरती ही थी जो दुनिया में ताकत का एक बड़ा स्रोत बनी थी। यानी भारत की रक्षा उद्योग की जड़ें आज की नहीं है, मैं मानता हूं कि हमारे भारत में बहुत ही गहरी है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक लंबा समय ऐसा रहा जब हम अपनी पुरानी क्षमताओं और आधुनिक रक्षा जरूरतों के बीच जो प्रभावी तालमेल होना चाहिए था वह प्रभावी तालमेल हम नहीं बैठा सके थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा था और डिफेंस इंडस्ट्री मुख्यतः पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तक ही सीमित रही हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हमने यह समझा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। जब से डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी हमने संभाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तैयार की है जिसमें मोर देन 5000 आइटम्स हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि हम लोगों का यह संकल्प है, चाहे जो भी होगा, जो भी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी आइटम्स लिए जा सकते हैं उन आइटम्स को इसमें शामिल किया गया है। आईडेक्स, अदिति और टीडीएफ जैसी योजनाओं से हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उनको भी बराबर प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे याद है जब हमने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, कुछ लोगों ने उस समय सवाल उठाए कि क्या भारत अपने बलबूते पर ऐसे हथियार बना पाएगा। लेकिन हमें अपनी धरती पर, अपने लोगों पर भरोसा था। जब देश चंद्रयान और मंगलयान भेज सकता है तो उसे गोला बारूद बनाने में कितनी देर लगेगी, इसके कारण मेरा विश्वास और पक्का हुआ और मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। हमने यह अनुभव किया कि जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। साथियों, अब दुश्मनों को जवाब हमारी सेना देगी और ताकत हमारे ये कारखाने देंगे, और हमारी सोच का नतीजा आज सबके सामने है। आज स्थिति यह है साथियों कि विदेशी कंपनियां भी हमसे जुड़ना चाहती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वह करना चाहती हैं। आज के कुछ वर्षों पहले भारत की यह स्थिति नहीं थी। यानी कि हम डिफेंस सेक्टर में मजबूती के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं, और केवल अपनी पहचान बना नहीं रहे हैं बल्कि अपनी पहचान को बढ़ा भी रहे हैं। और आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता भी हो रही है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास अब रंग ला रहे हैं। पहले जहां डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही नगण्य हुआ करता था, आज वह लगभग 25 से लेकर 30% तक पहुंच चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसे हम 50% तक ले जाएं। और साथियों, आज का यह आर्टिलरी सेल्स बनाने का कारखाना, यह मिसाइल कॉम्प्लेक्स और यह अंतरिक्ष कॉम्प्लेक्स इसी बदलाव का मैं समझता हूं कि जीवंत प्रमाण है। साथियों, यह वो नया भारत है जो प्राइवेट सेक्टर केवल नट्स और बोल्ट्स का सप्लायर नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर केवल नट्स और बोल्ट का सप्लायर नहीं है, बल्कि पूरे
कि पूरे एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम का इनोवेटर भी है और साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है। जब सरकार का विजन और प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन दोनों साथ आते हैं तब राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है और आज हम वही होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। साथियों, जब हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यह होता है कि प्राइवेट सेक्टर में रिस्क लेने की क्षमता होती है, जोखिम उठाने की क्षमता होती है, जोखिम उठाने का हौसला होता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब एफिशिएंसी, प्राइवेट सेक्टर मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर मतलब इमेजिनेशन। इसीलिए रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से यहां और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। साथियों, जैसे आज जिन प्लांट्स की शुरुआत हुई है वे केवल प्रोडक्शन यूनिट नहीं बल्कि रिसर्च ओरिएंटेड हब्स भी बनने जा रहे हैं। आज जो कुछ भी मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं जहां एडवांस एक्सप्लोसिव से लेकर नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स तक पर काम होगा और इससे हमारी आर्म्ड फोर्सेज की क्षमता स्वाभाविक रूप से और अधिक मजबूत होगी। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का मिसाइल कॉम्प्लेक्स भारत के युद्ध प्रणाली को एक नई दिशा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से युक्त यह रॉकेट सिस्टम हमारी सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा और हमारी रणनीतिक रूप से यह गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। यहां से निकला सूर्यास्त दुश्मनों के मंसूबों का सूर्यास्त करने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, यह मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यहां से निकला यह सूर्यास्त दुश्मनों के मंसूबे का सूर्यास्त करने के लिए पर्याप्त होगा। और साथियों, आज का दिन डिफेंस सेक्टर के साथ साथ स्पेस सेक्टर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय स्पेस सेक्टर मुख्यतः इसरो तक सीमित था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और सरकार के रिफॉर्म्स के कारण प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यह क्षेत्र खुला हुआ है। इन स्पेसी के गठन और इसरो की टेक्नोलॉजी व सुविधाओं को साझा करने से प्राइवेट कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इसी दिशा में नीबे लिमिटेड हमारे गणेश नीबे की चेयरमैनशिप में और ब्लैक स्काई के बीच हुआ एग्रीमेंट सैटेलाइट असेंबलिंग के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज सैटेलाइट्स केवल डिफेंस तक सीमित नहीं है। मौसम का पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन, जीपीएस नेविगेशन, टेलीमेडिसिन और एजुकेशन जैसे अनेक क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह इस्टेब्लिशमेंट केवल हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि एमएसएमई, छोटे उद्योगों और लोकल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने में सफल होगा। साथियों, एम्यूनिशन, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम और सैटेलाइट पार्ट्स के प्रोडक्शन से एंसिलरी यूनिट्स, सप्लायर्स और वेंडर्स जुड़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा और शिरडी सहित आसपास के नौजवानों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी का स्किल सेट प्राप्त होगा एवं वे और अधिक सामर्थ्य के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। साथियों, आज सिक्योरिटी और इकोनॉमी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मजबूत अर्थव्यवस्था ही मजबूत सेना और आधुनिक सुरक्षा क्षमता का यह आधार बनती है और मजबूत सुरक्षा, निवेश, उद्योग और विकास के लिए एक अस्थायी स्टेबल माहौल तैयार करती है। लेकिन आज ट्रेड, सप्लाई चेन और रेयर अर्थ मिनरल्स तक का वेपनाइजेशन तेजी से हो रहा है, जिसे हम लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से यह खतरे में पड़ सकती है। इसलिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केवल युद्ध की जरूरत नहीं है
बल्कि शांति, विकास और इकोनॉमिक रेजिलियंस की भी यह आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसी सोच के तहत पिछले वर्षों में हमने बहुत ही बोल्ड रिफॉर्म्स भी किए हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारी गवर्नमेंट ने किया है, ताकि उन्हें अधिक ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और उनके कामकाज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, आधुनिक और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। और इस कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद आज वे और भी ज्यादा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और अधिकांश हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जो PSUs बने हैं वह प्रॉफिट में इस समय काम कर रहे हैं। साथियों, हम जब इतिहास पर जब हम देखते हैं साथियों कि भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है। इसकी झलक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भी यह हम देख रहे हैं। भारत ने भी अपनी इसी शक्ति का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया है मेरे बहनों भाइयों। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष इसे महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फ्यूचर वारफेयर की अच्छी खासी समझ रखती हैं और उस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। यदि किसी के समझ में न आता हो तो यहां पर आकर गणेश निबे के इस काम को देख सकता है। साथियों, भारत को म्यूनिशन और ऑटोमेशन का हब बनाने के लिए भी सबको मिलजुल कर काम करना होगा। महाराष्ट्र में नीवे के साथ सोलर इंडस्ट्रीज भी अच्छा काम कर रही हैं और बराबर यहां के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। भारत की डिफेंस कंपनीज का साथियों जब सामर्थ्य बढ़ेगा तभी देश का सुरक्षा चक्र और अधिक मजबूत होगा। इसलिए हमारी सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और एडवांस सिस्टम में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही ड्रोन सेक्टर में भी हमारा प्रयास है अधिक से अधिक इंडिजिनाइजेशन हो और इस दिशा में भी यह ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम लोग खड़े हैं जिसकी धरती पर यह भी काम कर रहा है। म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत फ्रंट रनर बनकर उभरे, इसके लिए सरकार जो भी आवश्यक है वह कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथियों, हम लोग मानते हैं कि मशीनों पर ज्यादा निर्भरता इंसानी फैसलों को कमजोर कर सकती है और ये चिंता कुछ हद तक सही है। लेकिन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य सैनिकों की क्षमता को घटाना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाना है। अंतिम निर्णय हमेशा इंसानों के ही हाथ में रहना चाहिए। साथियों, चूंकि भविष्य के युद्धों में आधुनिक हथियार और ऑटोमेटेड सिस्टम की भूमिका बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैं देश की सभी डिफेंस कंपनीज से शिरडी की इस धरती से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भविष्य के युद्धों के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाएं। और साथियों, हम जब इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें यह दिखता है, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है,
महाराष्ट्र ने हमेशा सुरक्षा और स्वाभिमान की एक नई मिसाल पेश की है। मैं यहां पर बहुत सारे उदाहरण देकर उसको स्पष्ट नहीं करना चाहता। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने नेवी और फोर्स की जो व्यवस्था यहां पर खड़ी की थी, वो सिर्फ एक उनकी सैन्य रणनीति नहीं थी, यह उनकी केवल एक मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मॉडल था जो छत्रपति महाराज शिवाजी ने खड़ा किया था। उन्होंने स्थानीय रिसोर्सेज से हथियार बनाए थे, लोकल रिसोर्सेज से छत्रपति महाराज शिवाजी ने वेपन्स बनाए थे, यहां के लोकल लोगों को ट्रेंड किया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो विदेशी ताकतों को चुनौती दे सके। आज शिरडी की इस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ही प्रेरणा से हम एक बार फिर आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का एक किला खड़ा कर रहे हैं। जिस महाराष्ट्र ने देश को छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जैसा राजा दिया, जिस महाराष्ट्र ने लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारी दिए, वो धरती भला डिफेंस के मामले में पीछे कैसे रह सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी धरती से स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का यह नारा भी निकला था। मेरे साथियों, असल मायने में तिलक के सपने को अब हम साकार कर रहे हैं। इन सब प्रयासों में सबसे सुखद बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है और यह दिखाता है गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज और सपोर्ट से हमारा प्राइवेट सेक्टर किसी भी चैलेंज का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। बस जरूरत है एक भरोसे की, जरूरत है एक साझेदारी की, जरूरत है एक पार्टनरशिप की। और आज का दिन मैं मानता हूं वही विश्वास पैदा कर रहा है, आज का दिन वही भरोसा जगा रहा है। साथियों, मैं नीवे ग्रुप के तमाम मैनेजर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कर्मचारियों और उन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। सैकड़ों एमएसएमई को ताकत मिलेगी, हजारों नौजवानों को स्किल और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मेरी सभी प्राइवेट प्लेयर से अपील है कि और अधिक संख्या में आगे आएं, डिफेंस और एरोस्पेस में इन्वेस्ट करें। साथियों, हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भारत को डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत यानी सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत माने सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत माने शक्तिशाली भारत। साथियों, आप जानते हैं महाराष्ट्र तो गणपति बप्पा का यह प्रदेश है और आप सब तो जानते हैं कि इस प्रदेश की एक और खासियत है, यहां पर हर जिले में गणपति जी का एक अलग रूप है, एक विशिष्ट रूप है। जिस शिरडी की पावन भूमि पर हम यहां पर खड़े हैं, वह पंचमुखी विष्णु गणपति जी की महिमा यहां पर बरसती है। यह वह धरती है, बिना उनके आशीर्वाद के भला हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए अंत में श्री पंचमुखी विष्णु गणपति जी के आशीर्वाद की कामना करते हुए और श्री गणेश नेवे और इस नेवे ग्रुप को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।